हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर आपका स्टडी टेम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना का समय चल रहा है और हम लोग दुर्भाग्यवश आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने स्टडी टेम्पल नामक एक यूट्यूब चैनल बनाया है और हम चाहते हैं कि आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। दोस्तों, इसी के साथ हम आपके साथ हिंदी का सिलेबस लेकर उपस्थित हुए हैं और मैं चाहता हूं कि पहले इसको 1 बाय 1 करके बता दिया जाए कि हिंदी के सिलेबस में क्या क्या आता है आपके एग्जाम अनुसार, और उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। और दोस्तों, आप अपने साथ एक कापी ले लीजिए, एक कलम ले लीजिए, चूँकि इसका सिलेबस जो है बहुत बड़ा है और आप जब इसके सिलेबस को लिख लेते हैं तो क्रम बाई क्रम पढ़ने में आनंद आता है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप कापी और पेन लें और हमारे साथ लिखें। वीडियो को पॉज करके भी दोस्तों लिखते रहिए, आपका हमारे साथ बिल्कुल सहयोग रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम अपने हिंदी व्याकरण के सिलेबस पर आते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में कौन कौन सा पैटर्न आता है, कौन कौन सी सीरीज आती है, उसको आपको देखना है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण होता क्या है? तो हिंदी व्याकरण वही होता है जिसके माध्यम से हम हिंदी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और समझना जानते हैं, उसी को हम व्याकरण कहते हैं दोस्तों। तो आइए, व्याकरण की परिभाषा अभी तक आपने जाना, और व्याकरण को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दोस्तों हम इसे कितने भागों में बांटते हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन किया जाता है दोस्तों कि व्याकरण के कितने चैप्टर होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं सर 11 होता है, कुछ लोग कहते हैं 12 होता है, अलग अलग तरीके से जोड़ने लगते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि रियल में हिंदी व्याकरण का चैप्टर कितना होता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पे एक डायग्राम प्रस्तुत करते हैं। पहला जो भाग इसका आता है दोस्तों, उसको हम वर्ण विचार के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम इसे किस नाम से जानते हैं? वर्ण विचार के माध्यम से जानते हैं। दूसरा ग्रामर का भाग होता है दोस्तों शब्द विचार। वर्ण के बाद जो भाग आता है दोस्तों, इसका कौन सा आता है? शब्द विचार का आता है दोस्तों। जैसे ही शब्द विचार का हम अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका तीसरा भाग एक और बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? वाक्य विचार कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों देखा जाए तो हिंदी व्याकरण के 3 भाग हुए, यानी हिंदी व्याकरण में आपको केवल 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं। एक वर्ण विचार का चैप्टर पढ़ना होता है दोस्तों आपको, और एक शब्द विचार का पढ़ना होता है, और एक वाक्य विचार का पढ़ना होता है। तो विशेषकर हम इन्हीं 3 चैप्टरों को पढ़ेंगे और इस पर ही हम फोकस करेंगे। इसके बाद जो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भाषा साहित्य का भी क्वेश्चन आता है, तो उसको अलग से पढ़ाया जाएगा आपको। तो सबसे पहले फोकस करते हैं दोस्तों हम वर्ण विचार पर। वर्ण विचार होता क्या है? तो दोस्तों, जब हम वर्ण विचार की बात करते हैं तो वर्ण विचार में ये होता है कि वर्णों का प्रयोग कैसे किया जाता है, उसका उच्चारण कैसे होता है, वर्ण बनते कैसे हैं, इस पे ध्यान दिया जाता है दोस्तों। तो आइए यहाँ पे हम इसको भी डायग्राम के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डायग्राम एक बनाते हैं वर्ण विचार का। दोस्तों, वर्ण विचार को समझने के लिए इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है उसको हम स्वर के नाम से जानते हैं दोस्तों। जो इसका दूसरा भाग है दोस्तों, इसको हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये मुख्य रूप से 2 भाग आते हैं जिनको स्वर और व्यंजन के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों, स्वर को समझने के लिए भी इसको कई भागों में बांटा गया है। तमाम प्रकार के पार्ट्स हैं इसके, जिसको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं, आप लोग भी साथ में लिखते चलिए तो बेटर होगा दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं स्वर के पहले पार्ट की। स्वर के पहले पार्ट की हम बात करते हैं तो स्वर को सबसे पहले एक तो ऐसे सिंपली क्वेश्चन कर लिया जाता है कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने
होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रकार से ही क्वेश्चन बनता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो होठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन कर लिया जाता है, जिसको हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो बनता है, सीधे सीधे क्वेश्चन कर लेता है कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर, पहला तो पार्ट ये है जिसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे तो उल्लेख करेंगे। फिलहाल में मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको बारीकियां समझ में आए और कैसे पढ़ा जाता है। कहीं आपको इसका क्रम नहीं मिलेगा दोस्तों किसी भी किताब में, क्योंकि इधर उधर करके दिया रहता है, और इसे आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादातर बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। फिर इधर हम दूसरा पॉइंट इसका लिखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, वो पूछ लिया जाता है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, यानी जिह्वा यानी जीभ, जीभ के आधार पर स्वर, आपका ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। फिर इसका एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, होठ की स्थिति के आधार पर स्वर, होठ की स्थिति होठ के स्थिति के होठ की स्थिति के आधार पर स्वर दोस्तों। देखिए फिर इसके बाद अलग क्वेश्चन कर लिया जाता है, जैसे एक और आता है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। क्वेश्चन आता है दोस्तों मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर, खुलने के आधार पर स्वर, ये क्वेश्चन बनता है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। तो दोस्तों ये रहा, हम यदि इतना सारा पढ़ लेंगे तो हम स्वर को क्लियर कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि कहीं आपको पूरा पूरा मिल जाए, लेकिन अधिकांश आपको ये सब क्रमवार नहीं मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे नोट करें और क्रम वाइज पढ़ें, ताकि आपका किसी भी एग्जाम में जाए तो किसी भी प्रकार की आपको कोई त्रुटि ना हो। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिलहाल में मैं तो अभी इसका डायग्राम बना रहा हूं। इसको जब हम पढ़ाएंगे, जब आपका क्लास चालू होगा, तो 1 बाय 1 करके एक्सप्लेनेशन के साथ इसे बताया जाएगा। कोई भी पार्ट्स आपका छूटने वाला नहीं है। दूसरे भाग की हम बात करते हैं दोस्तों, जो कि हमने व्यंजन के रूप में जाना। तो ये व्यंजन है। इस व्यंजन को भी पढ़ने के लिए हम कई पार्ट्स में विभाजित करते हैं और व्यंजन का अध्ययन हम करते हैं। तो फिर इस व्यंजन का भी देख लीजिए, कुछ पार्ट्स है दोस्तों, और नोट करिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं। तो व्यंजन को जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसका पहले भाग में ही हम पढ़ेंगे व्यंजन को करके कि मूल रूप से व्यंजन के प्रकार। पहला पार्ट होगा मूल रूप से व्यंजन के प्रकार के रूप में पढ़ेंगे, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों व्यंजन का प्रकार कितना होता है। दोस्तों आश्चर्य वाली बात है कि यहाँ पे मूल रूप से व्यंजन के प्रकार पूछ रहा है और यहाँ से व्यंजन का प्रकार क्वेश्चन कर रहा है कि व्यंजन का प्रकार क्या होता है। तो इन दोनों का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिलहाल में इसका डायग्राम आप बनाते चलिए, आपको 1 बाय 1 करके मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि व्यंजन का प्रकार यानी व्यंजन के प्रकार, इसको भी आप पढ़ेंगे।
जब ये व्यंजन के प्रकार पढ़ लेते हैं, मूल रूप से व्यंजन के प्रकार पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो इसके बाद जो है आप अगली हेडिंग के रूप में पढ़ेंगे स्वर तंत्रीय। स्वर तंत्रीय या इसको हम नाद कहते हैं। कभी कभार क्वेश्चन कर लिया जाता है दोस्तों कि नाद के अनुसार व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। नाद के अनुसार क्वेश्चन करता है दोस्तों कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन कर लिया जाता है। स्वर तंत्रीय व्यंजन के प्रकार, या इसे कह सकते हैं स्वर तंत्रीय वर्ण कह सकते हैं, इसे ये भी कह सकते हैं। फिर अगला पॉइंट जो है दोस्तों, तो स्वर तंत्रीय आपने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे श्वास के आधार पर व्यंजन। दोस्तों इसके बाद अगला पॉइंट आपको जो पढ़ना है, श्वास के आधार पर पढ़ना है। तो श्वास के आधार पर व्यंजन, ये आपको पढ़ना है। जब ये पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो लास्ट पॉइंट में आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में पूछता है कि नवीनतम विकसित ध्वनियां क्या है, उनके बारे में भी वर्णन करता है। तो देखिए उसको भी हम पढ़ेंगे। कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, हर उस पॉइंट को आपको नोट करना है। अब हमको जो पढ़ाना है आपको, वो पढ़ाना है नवीनतम विकसित ध्वनियां। नवीनतम विकसित ध्वनियां, नवीनतम विकसित ध्वनियां, या कह सकते हैं दोस्तों आगत ध्वनियां, या कह सकते हैं अरबी या फारसी की ध्वनियां। अरबी या फारसी की ध्वनियां। दोस्तों ये सब हमको व्यंजन के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। जैसे ही हम ये सब पढ़ लेते हैं, तो व्यंजन के अंतर्गत कुछ और भी ऐड कर लिए जाते हैं। जैसे आपसे कभी कभी आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं पूछ ही देता है कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है या संयुक्ताक्षर क्या होता है, तो उसका भी हमको अध्ययन करना होता है, जो इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो एक अगला पॉइंट जो बन जाता है दोस्तों आपका पढ़ने वाला, वो संयुक्ताक्षर होता है। इसके बाद वाला जो पॉइंट बचता है दोस्तों, वो द्वित्व व्यंजन का होता है। ये लास्ट है। जब यहां तक पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आपका व्यंजन कंप्लीट हो जाता है। जब आप द्वित्व व्यंजन तक अध्ययन कर लेते हैं, तो आपका व्यंजन पार्ट क्लियर हो जाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपको इन जो भी पार्ट्स बताए गए हैं, इन सभी पार्ट्सों का बारी बारी करके अध्ययन करना होता है। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लें, ठीक है दोस्तों। अच्छा हाँ, तो दोस्तों हमने कहा कि इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके पास एल्बम में पड़ा रहेगा, ये स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके बाद हम शब्द विचार पे बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए ठीक है, इसे मिटाते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा वर्ण विचार का डायग्राम क्या था, उसमें क्या क्या पढ़ना था। आप सभी ने नोट किया होगा, मुझे उम्मीद है, या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम शब्द विचार का डायग्राम बनाते हैं, उसको भी ईमानदारी से ही नोट करिएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया शब्द विचार, तो शब्द विचार में भी वही होता है, शब्दों पे विचार करना होता है कि शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है ना, इनका उच्चारण कैसे किया जाता है, इनका विच्छेद कैसे किया जाता है, इस पे विशेषकर ध्यान देना होता है। इनके माध्यम से क्या क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, इन सब बातों पे ध्यान देना होता है। तो आइए हम देखते हैं शब्द विचार का डायग्राम क्या होता है। अब यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं और यहाँ लेकर के आते हैं। अब देखिए शब्द विचार यानी शब्दों पर विचार करना होता है। तो ये शब्द कितने भाग में बटे होते हैं, उनको कैसे पढ़ना होता है, सारा चीज हम यहाँ पे बताएंगे आपको। तो शब्द विचार के अंतर्गत पहला पार्ट जो होता है इसका मुख्य, उसको हम नोट करेंगे। तो पहला पार्ट जो होता है वो होता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार
पर शब्द। दोस्तों ये हमको पहला पार्ट देखना होता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। इसका जो दूसरा पार्ट होता है दोस्तों, वो होता है, आपको पढ़ना होता है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर, के आधार पर शब्द, ये आपको पढ़ना होता है दोस्तों। इसके बाद जो इसका तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो होता है रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। जो इसका दोस्तों तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट जो पढ़ना होता है, वो आपको पढ़ना होता है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द। जब ये आप अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों, तो इसके बाद आपका अगला पॉइंट जो होता है उसको अध्ययन में लाना होता है दोस्तों। जो आपका अगला पॉइंट होता है उसको अध्ययन में लाना होता है, और उसको हम पढ़ेंगे, जो बहुत कम ही जगह मिलता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी दोस्तों जो आपको नहीं मिलेंगी, जिसे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। देखिए, आती है शब्द संरचना की इकाई। अगला पॉइंट जो होता है शब्द संरचना की इकाई होती है दोस्तों। शब्द संरचना की इकाई। शब्द संरचना की इकाई का मतलब ये होता है दोस्तों कि शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, यानी शब्द बनते कैसे हैं, उसका अध्ययन करना होता है शब्द संरचना की इकाई में दोस्तों। इसका लास्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका लास्ट पॉइंट है शब्द परिवर्तन की इकाई। शब्द परिवर्तन की इकाई। दोस्तों इसका लास्ट पॉइंट होता है शब्द परिवर्तन की इकाई। इसमें यह होता है दोस्तों कि किसके माध्यम से, वह इकाई जिसके माध्यम से शब्दों में बदलाव आए, उन इकाइयों को पढ़ना होता है दोस्तों। लीजिए, हम बारी बारी से शब्द का उल्लेख करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द आते हैं, रचना या बनावट के आधार पर कितने शब्द आते हैं या उसके कितने भाग आते हैं, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भाग होते हैं, वहीं अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भाग होते हैं। ऐसे बारी बारी से करके हम शब्द परिवर्तन तक जाएंगे और हर उस भाग को हम टच करेंगे जिससे आपको कुछ मिल सके। आइए सबसे पहले पार्ट्स पर हम चलते हैं दोस्तों। पहला भाग है इसका उत्पत्ति के आधार पर शब्द। इस पे हमको ध्यान देना होता है। इसमें भी बहुत सारे अपवाद बताए जाते हैं दोस्तों, कहीं कहीं तो 4 ही दिखाया जाता है, लेकिन इसमें होते हैं 5। कौन कौन होते हैं इसको ध्यान में रख के लिखिएगा। पहला भाग जो होता है दोस्तों वो तत्सम का होता है। दूसरा भाग जो होता है दोस्तों वो तद्भव का होता है। तीसरा भाग जो होता है दोस्तों वो देशज का होता है। और चौथा भाग जो होता है आपका वो होता है विदेशज का। और पांचवा भाग जो होता है दोस्तों वो होता है आपका संकर शब्द का। तो देखिए आपने कितने भाग देख लिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के? 5। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जहां तक कि यहाँ पे देखा 4, और एक क्या आपका है इसमें दोस्तों? संकर। यहाँ भली भांति दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इसे भी नोट करते चलिए। अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है दोस्तों? रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। इसको हम देखेंगे क्या क्या होता है दोस्तों। तो रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्द को पढ़ते हैं। इसका जो पहला भाग होता है रूढ़ शब्द के रूप में होता है ना।
जो दूसरा भाग होता है दोस्तों वो यौगिक शब्द के रूप में आता है। यहाँ पे हम बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको पूरा अच्छे तरीके से दिखाई दे। इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इसका दूसरा पार्ट जो होता है यौगिक शब्द के रूप में आता है। हम चाहते हैं कि जैसे हम हंस रहे हैं वैसे आप भी हंसते हुए पढ़ें। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों योग ऋण शब्द। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों योग ऋण शब्द। ये तीन भाग होते हैं दोस्तों रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के। तीनों भागों को आपको अच्छे से अध्ययन करना है, 1 बाय 1 करके पढ़ना है ताकि आपको कहीं से क्वेश्चन मिले, किसी भी इसके अंग से प्रश्न मिले, आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। यही हमारा रूल है, यही हमारा नियम है, क्योंकि कंपटीशन को फाइट करने के लिए दोस्तों अल्प समय में ज़्यादा अंक अर्जित करने होते हैं। तो इस बात को देखते हुए हम लोगों को कंसेप्ट विद ट्रिक आपको सब चीज़ पढ़ाना है जो आप हो सकता है कि पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे। आ जाते हैं इस पॉइंट पे, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। इसमें दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसको जब पढ़ते हैं तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम बनाते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर जब हम शब्दों का उल्लेख करते हैं दोस्तों तो ये 2 रूपों में मिलता है हमको। पहला जो शब्द इसका होता है दोस्तों वो विकारी के रूप में मिलता है और दूसरा जो शब्द होता है दोस्तों वो अविकारी के रूप में मिलता है, जिसका एक अन्य नाम होता है अव्यय। जिसका एक अन्य नाम क्या होता है दोस्तों? अव्यय। अव्यय कहते हैं इसे। अविकारी को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? अव्यय कहते हैं। अविकारी जो होता है ये परिवर्तनशील शब्द होता है, यानी कह सकते हैं कि जिन शब्दों का लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए उस सभी के सभी शब्द विकारी हो जाते हैं, और जिनका परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी। दोस्तों जब हम क्लास चालू करेंगे, जब इसकी बारी आएगी तो एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल में देखिए विकारी शब्द में कौन कौन से भाग आते हैं। तो पहले तो संज्ञा का भाग आएगा दोस्तों, फिर सर्वनाम को हमको पढ़ना पड़ता है दोस्तों, फिर क्रिया विशेषण को हमें पढ़ना पड़ता है दोस्तों, फिर हमें इसके ही अंतर्गत क्रिया को भी पढ़ना पड़ता है दोस्तों। तो ये सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे हम। फिर अविकारी की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो अविकारी में आपको क्रिया के बाद क्या आता है? क्रिया विशेषण, जिसको हमें पढ़ना होता है। क्रिया विशेषण के बाद हमें क्या पढ़ना पड़ता है दोस्तों? समुच्चय बोधक को पढ़ना पड़ता है, कंजक्शन। जो बच्चे नहीं समझ में आ रहे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उस समुच्चय बोधक को कंजक्शन के रूप में जानेंगे। समुच्चय बोधक। तीसरा होता है दोस्तों संबंध बोधक। संबंध बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, संबंध बोधक। तीसरा होता है दोस्तों विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक होता है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इस तरीके से हम विकारी और अविकारी शब्दों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं इनको पढ़ने आते हैं। इनके कितने भाग होते हैं इनको भी जानना होता है। तो अभी फिलहाल में यहाँ तक नोट करिए, ठीक है। इसको मिटाने के बाद मैं अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको बताऊंगा, क्योंकि अभी स्पेस कम है, इसलिए आप यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको दोस्तों, अभी आपने विकारी और अविकारी के बारे में देखा, उनके भागों का अध्ययन किया कि कौन कौन से भाग आते हैं, उनको बारी बारी से पढ़ना है। अब दोस्तों आपको अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको पढ़ना होता है दोस्तों। देखिए अर्थ के आधार पर जो शब्द आते हैं दोस्तों उनमें कौन कौन सा पार्ट आता है, सबसे पहले उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आइए, जो सबसे पहला भाग इसका होता है दोस्तों जिसको हम पर्यायवाची कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? पर्यायवाची कहते हैं। ये पहला भाग होता है। इसके बाद जो दूसरा भाग होता है जिसका हम अध्ययन करते हैं दोस्तों उसको हम कहते हैं अनेकार्थी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं?
अनेकार्थी कहते हैं। तो ये अनेकार्थी है आपका दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है। तीसरा भाग जो इसका पढ़ते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं विलोमार्थी। इसे हम क्या कहते हैं? विलोमार्थी यानी विलोम शब्द कहते हैं। इसके आगे हम चले तो अगला पार्ट जो होता है इसका, आप लोग भली भांति जानते होंगे। इसका अगला भाग जो शब्द होता है वो एकार्थी शब्द के रूप में जाना जाता है। उसे हम एकार्थी शब्द ही कहते हैं। तो ये विशेषकर 4 भाग थे जिनको आपको जानना था। आपने देखा यहाँ पर कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से स्पष्टता दिखाई दे रहा है कि पर्यायवाची शब्द है, इसके बाद अगले नंबर पे अनेकार्थी शब्द है, इसके अगले नंबर पे विलोमार्थी शब्द है, इसके अगले नंबर पे एकार्थी शब्द है। तो आपने देखा कि अर्थ के आधार पर हमें 4 प्रकार के शब्दों को पढ़ना होता है। तो पर्यायवाची शब्द तो आप लोग पहले से जान रहे हैं, कक्षा 6ठी से पढ़ते आ रहे हैं और आपको बार बार मिला होगा पढ़ने के लिए कि पर्यायवाची क्या होता है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको बता दिया जाए कि पर्यायवाची का मतलब होता है सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स आपको पढ़ना है। तो ये पर्यायवाची आप जानते हैं। अनेकार्थी जो होता है दोस्तों, अनेकार्थी और पर्यायवाची में थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। दिखने में तो एक जैसे लगते हैं, कोई भेद नहीं कर पाता है क्या ये पर्यायवाची है क्या ये अनेकार्थी है, ये भेद नहीं कर पाता है। फिलहाल में जब हम इसको पढ़ाएंगे तो एक्सप्लेनेशन देंगे। थोड़ी बहुत आपकी संतुष्टि के लिए मैं बता दूं कैसे आपको पर्यायवाची और अनेकार्थी में डिफरेंट करना है। यहाँ पे देखिए एक ही शब्द हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया पानी, यहाँ पे भी हम पानी को लिखते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें समानार्थी यानी पर्यायवाची की बात करें, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पानी के लिए हम लिखेंगे पर्यायवाची और इस पानी के लिए हम लिखेंगे अनेकार्थी। समझने के लिए जब मैं पढ़ाऊंगा, जब अर्थ के आधार पर शब्दों को हमको पढ़ाना होगा तो मैं स्पष्ट रूप से इसका डिफरेंस दूंगा, क्या अंतर है, क्लियरेंस होगी वहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वहाँ पे। फिलहाल में समझने के लिए पहले पानी का मैं क्या लिख रहा हूँ? पर्यायवाची। पहले जो पानी लिखा है ऊपर उसका मैं लिखूंगा पर्यायवाची। जो नीचे नीचे लिखा हुआ है पानी शब्द, इसका मैं लिखूंगा अनेकार्थी। ध्यान रहे इस बात का। पहले मुझे क्या लिखना है? पर्यायवाची। मैं लिख रहा हूँ पर्यायवाची। पानी का पर्यायवाची होता है जल, नीर, तो ये होता है दोस्तों। अब मैं लिखूंगा अनेकार्थी। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। अब मैं लिखूंगा अनेकार्थी। यहाँ पानी का एक अर्थ लिखता हूं मैं जल, एक अर्थ में लिखता हूं चमक और एक अर्थ में लिखता हूं दोस्तों इज्जत। एक अर्थ में क्या लिखता हूं? इज्जत। पहले मैंने लिखा जल, दूसरी बार हमने लिखा चमक और तीसरी बार हमने लिखा इज्जत। ये 3 अर्थ पानी के लिखे हमने। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए हमने बता भी दिया कि पानी के लिए ये पर्यायवाची है और इस पानी के लिए अनेकार्थी है, ताकि आपको भली भांति समझ में आए। हो सकता है कि आपके माइंड से मौखिक रूप से भूल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये पर्यायवाची की बात होती है तो पर्यायवाची वाले शब्द जो होते हैं एक समान अर्थ प्रकट करते हैं। पहली बात, जो अनेकार्थी वाले होते हैं वो अलग अलग प्रकार के अर्थ को प्रकट करते हैं। यही दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम उदाहरण लेते हैं और वाक्य के माध्यम से आपको बताएंगे कि पर्यायवाची क्या होता है और अनेकार्थी क्या होता है। अभी हमने बताया कि पर्यायवाची जो होता है एक समान अर्थ को प्रकट करता है और अनेकार्थी जो होता है वो जो है अलग अलग प्रकार के अर्थ को प्रकट करता है। वाक्य लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे उदाहरण स्वरूप। जैसे मैं लिखूं पर्यायवाची के लिए दोस्तों, हमें जल पीना चाहिए, पीना चाहिए। दोस्तों मैंने क्या लिखा? मैंने क्या बोला था कि पर्यायवाची हम लिख रहे हैं पानी के लिए। तो पानी के 3 पर्यायवाची हैं, जल, नीर, तोय, ये 3 हैं। तो हमने तो एक पार्ट लिख दिया ना जल का। इसके पहले भी हमने बताया था कि एक जैसे अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची वाले।
तो जल हमने एक पार्ट लिख दिया। अब इस जल को हटाकर हम नीर लिख दें, हमें नीर पीना चाहिए। क्या वाक्य गलत होगा? कभी नहीं, क्योंकि आप जब बिस्लरी का पानी लेते हैं तो उस पर नीर ही लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो वो पानी के लिए ही नीर शब्द का प्रयोग होता है, तो भी वाक्य गलत नहीं हुआ। यदि हम तोय लिख दे, हमें तोय पीना चाहिए, यदि हम तोय लिख दें तो भी वाक्य गलत नहीं होता है, क्योंकि तोय जो है पानी के लिए ही प्रयोग हो रहा है। तोय भी पानी के लिए हो रहा है, नीर भी हो रहा है, जल भी हो रहा है, कोई वाक्य गलत नहीं है। लेकिन जैसे ही दोस्तों हम पानी के लिए अनिकार्थी शब्दों का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल डिफरेंस मिलेगा आपको। वाक्य देखते ही आप बता देंगे कि नहीं ये वाक्य गलत है, ये अंतर होता है। जैसा कि हम अब अनेकार्थी का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा हमें जल पीना चाहिए। दोस्तों यहाँ तक सही है, वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, हमें जल पीना चाहिए। अब इस जल को हटाकर जल की जगह थोड़ा चमक लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे हमने जल को हटाकर चमक लिखा, हमें चमक पीना चाहिए। अब आप ही बताइए वाक्य जो लिखा गया है क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई चमक पीता नहीं है। यही देखिए अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर होता है। यदि मैं चमक को हटाकर इज्जत लिख दूं, पानी के लिए ही तो इज्जत होता है, यदि मैं इज्जत लिख दूं, क्या ये वाक्य सही होगा? हमें इज्जत पीनी चाहिए? नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। इसलिए ये वाक्य क्या है? गलत हो जा रहा है। क्यों गलत हो जा रहा है? क्योंकि अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हो रहा है ना। ये अनेकार्थी शब्द का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द जो अलग अलग प्रकार के अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी में होते हैं। इसलिए अनेकार्थी पर्यायवाची से बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है, बिल्कुल अलग होता है। तो ये अंतर होता है। फिर एक बार हम चर्चा करेंगे जब हम अर्थ के आधार पर शब्दों को पढ़ाएंगे तब। आइए दोस्तों हम शब्द संरचना की इकाई पर आते हैं। जब हम शब्द संरचना की बात करते हैं तो शब्द संरचना की इकाई, दोस्तों शब्द संरचना की इकाई की बात हो रही है, तो इसका संरचना का मतलब होता है निर्माण, कह सकते हैं। शब्द निर्माण की इकाई ये कह सकते हैं, यानी ऐसी इकाई जिसके माध्यम से हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी इकाई जिसके माध्यम से हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, वो सभी इकाइयां शब्द संरचना की इकाई के अंतर्गत आती हैं। उनका भी हम पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे। आपको जानना है इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, और हर उस भाग को आपको बारी बारी से करके पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट होता है उसको लिखते हैं। इसका जो पहला पॉइंट होता है दोस्तों, संधि। आश्चर्य हो रहा होगा कि संधि भी इसके अंतर्गत आ गई, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों समास। समास के माध्यम से भी शब्द बनाए जाते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों उपसर्ग। उपसर्ग के माध्यम से शब्द बनाया जाता है दोस्तों। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों प्रत्यय। तो ये दोस्तों चार इकाइयां जो होती हैं जिनके माध्यम से हम शब्दों का निर्माण करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा बहुत हिंट कर दूं, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जैसे विद्याधन आलय, ये संधि विच्छेद का वो शब्द है कि नहीं है? जब विद्याधन आलय करते हैं तो उनको जोड़ करके हम विद्यालय बनाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का नया शब्द बना। जैसे कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि विद्याधन आलय। बताइए ये संधि विच्छेद का शब्द है कि नहीं है? है ना, बिल्कुल है। अब इस संधि विच्छेद के माध्यम से भी एक नया शब्द बनेगा दोस्तों। वो कौन सा शब्द बनेगा? विद्यालय बन सकता है। क्या बनेगा? विद्यालय। तो बताइए संधि विच्छेद के माध्यम से भी हमने शब्द बनाया कि नहीं बनाया? विद्यालय के माध्यम से भी हमने शब्द बना दिया। इसका मतलब कि शब्द संरचना की इकाई एक संधि भी है। ऐसे ही दोस्तों समास आप लोग भली भांति जानते हैं। तो समास देखिए, इसका भी एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं यहाँ पे कि यहां मैं लिखूं राज अधन पुत्र, क्या बनता है? राजपुत्र। क्या बनता है? राजपुत्र बनता है। राजपुत्र। देखिए इनके माध्यम से भी हम एक शब्द बना लेते हैं राजपुत्र।
यानी समास के माध्यम से भी शब्द का निर्माण करते हैं। इसको समास को जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, आपको भली भांति समझ में आएगा। दोस्तों फिलहाल में टाइम नहीं है, मुझे सिलेबस बताना है आपको, क्योंकि सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत रहेगा तो सिलेबस के माध्यम से ही आप कम से कम 30% ग्रामर को जान लेते हैं। तो सिलेबस सबसे पहले जरूरी होता है, बताना है आपको, तो पहले सिलेबस का आपको ज्ञान रहना चाहिए। इसलिए हमने इसका एक डायग्राम बनाया ताकि आप लोगों तक ये पहुंच सके, और एक एक करके हल्का हल्का हिंट मैं कर रहा हूं जिसको आप समझेंगे। उपसर्ग, दोस्तों उपसर्ग एक प्रकार का शब्दांश, शब्दांश का मतलब शब्द का अंश, यानी शब्द का छोटा सा भाग जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। ये यदि अर्थपूर्ण शब्दों के साथ जुड़ेगा तो अपना अर्थ देगा, यदि अर्थपूर्ण शब्दों के साथ नहीं जुड़ेगा तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। दोस्तों इससे क्वेश्चन किया गया था कि उपसर्ग होते हैं अर्थरहित, अर्थपूर्ण, ऐसे करके ऑप्शन था। तो क्या होते हैं, ये अर्थरहित होते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है दोस्तों कि ये शब्द से पहले जुड़ते हैं, ये शब्द से पहले जुड़ते हैं और फिर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे मैं उपसर्ग के माध्यम से शब्द बनाऊं दोस्तों, जैसे मैं लिख सकता हूं, एक प्र उपसर्ग हमने लिखा, इसके आगे धन बनाया और एक शब्द लिखा योग। अब दोस्तों देखिए ये उपसर्ग है, ये क्या है, उपसर्ग है। तो इस उपसर्ग के माध्यम से भी एक शब्द का निर्माण होगा, वो शब्द क्या बनेगा दोस्तों, योग। वैसे ही प्रत्यय, उपसर्ग का बिल्कुल उल्टा प्रत्यय होता है, ये भी शब्दांश होता है जो शब्द के अंत में जुड़ता है दोस्तों, और जुड़ करके फिर एक नया शब्द बनाता है। जैसे मैं लिखूं सफल प्लस ता, ये प्रत्यय है दोस्तों, सफल प्लस ता, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सफलता। तो दोस्तों आपने यहाँ तक अध्ययन किया कि प्रत्यय के माध्यम से शब्द कैसे बनाया जाता है, उपसर्ग के माध्यम से शब्द कैसे बनता है, संधि के माध्यम से शब्द कैसे बनते हैं, और समास के माध्यम से शब्द कैसे बनते हैं। तो अभी आपने ध्यान दिया कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है, किन किन भागों से होता है, इनको 1 बाय 1 करके आपको बखूबी विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों अभी आपने शब्द संरचना की इकाई को देखा, अब आप पढ़ेंगे शब्द परिवर्तन की इकाई। शब्द परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, यानी शब्द बदलते हैं किस इकाई के माध्यम से। तो कुछ इकाइयां होंगी जिसके माध्यम से शब्दों का परिवर्तन होता होगा, आज उन इकाइयों को हम पढ़ेंगे। और वहां पे इसको हम लिखते हैं, देखिए जिस इकाई के माध्यम से जो शब्द बदलते हैं वो क्या क्या इकाइयां होती हैं। जब हम पहली इकाई की बात करते हैं तो पहली इकाई जो होती है वो काल होती है। काल के माध्यम से भी शब्दों में परिवर्तन होता है दोस्तों। जो दूसरी इकाई होती है वो लिंग होती है, लिंग के माध्यम से भी शब्दों में बदलाव होता है। तीसरी जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है वचन की, वचन के माध्यम से भी आप शब्दों को भली भांति बदल लेते हैं। फिर एक लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों जिसको हम कारक नाम से जानते हैं। अब कारक को भी, कारक के माध्यम से भी आप शब्दों में परिवर्तन देखते हैं। ये जो 4 इकाइयां होती हैं जिसके माध्यम से शब्दों में बदलाव आता है। जैसे कि एक उदाहरण लेके मैं किसी का बता दे रहा हूं, जब इसकी बारी आएगी तो बारी बारी से मैं बताऊंगा आपको। तो लिंग के माध्यम से ही बता दे रहा हूं मैं। जैसे एक शब्द लेते हैं लड़का, इस लड़का शब्द का परिवर्तन होगा लेकिन लिंग के माध्यम से क्या बन सकता है दोस्तों, लड़की। तो क्या लड़का शब्द का लड़की में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। लड़की शब्द में परिवर्तन हुआ, लेकिन किसके आधार पर, लिंग के आधार पर। तो यही 4 इकाइयां जो हैं इन्हीं के माध्यम से शब्दों में बदलाव आता है। तो इन्हें भी आपको शब्द विचार के अंतर्गत ही पढ़ना होता है। तो दोस्तों ये रहा आपका डायग्राम। अब हम बात करेंगे वाक्य विचार पर। दोस्तों हम किस पर बात करते हैं, वाक्य विचार की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, वाक्य में थोड़ी बहुत पढ़नी होती है जिसको आप भली भांति पढ़ेंगे
जो वाक्य विचार की बात करते हैं दोस्तों, तो वाक्यों का प्रयोग कैसे कैसे होता है, किस आधार पर होता है, उस सभी के सभी पढ़ने होते हैं। तो वाक्य विचार में सबसे पहले पढ़ना होता है दोस्तों वाक्य के अंग। वाक्य के अंग पढ़ने होते हैं दोस्तों। वाक्य के प्रकार पढ़ने होते हैं दोस्तों। वाक्य के प्रकार पढ़ने होते हैं। जब ये पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आप पदबंध भी पढ़ते हैं दोस्तों इसी के अंतर्गत। नहीं जानते हैं तो आप नोट करिएगा। इसी के बाद दोस्तों उपवाक्य का आप अध्ययन करते हैं। उपवाक्य का अध्ययन करते हैं। इसी के अंतर्गत वाक्य अशुद्धि का अध्ययन करते हैं। वाक्य में जो त्रुटियां आपको छांटनी होती है, वाक्य के अंतर्गत ही आपको पढ़ना होता है। जब वाक्य के अंग को हम पढ़ेंगे तो दो अंगों का अध्ययन करेंगे। पहला अंग जो होता है उद्देश्य होता है, और दूसरा अंग जो होता है दोस्तों वो विधेय के नाम से जाना जाता है, जिसको हम नॉर्मली इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। तो ये दो भाग वाक्य के अंग के रूप में पढ़ना होता है। जब वाक्य का प्रकार आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो वाक्य के प्रकार में एक रचना या बनावट के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे दोस्तों। और दूसरा आपको पढ़ना होता है अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य का अध्ययन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 पढ़ना होता है, यहाँ पे आपको 8 पढ़ना होता है। तो जब ऐसे अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे वाक्य विचार का भी आप पूर्णतया अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। तो जब आपका डायग्राम क्लियर हो गया हो तो इसको नोट्स में लिखिए और इसको अच्छे से अध्ययन करिए, ताकि आपको पता चले कि किसके बाद क्या क्या आता है, आपको इसकी जानकारी मिले कि कैसे किसको क्रमवार कैसे पढ़ते हैं। तो ये हमारे बताने का तात्पर्य यही था कि आप लोग जान सकें कि ग्रामर में कौन कौन सा पार्ट आता है, आपको कैसे पढ़ना पड़ता है, किसके बाद क्या पढ़ना पड़ता है, कौन किसके अंतर्गत आता है, ये जानना जरूरी था। लोग वैसे तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, शब्द का चैप्टर लिखवाएंगे अलग अलग करके, तो पता नहीं चलता है कि ये चैप्टर किसके अंतर्गत आता है, जिसको हमने एक बार पूर्णतया प्रयास किया, ताकि एक में समेटने का प्रयास किया ताकि आप लोगों तक पहुंच सके और ये किसके अंतर्गत आता है। तो हमको उम्मीद है कि आपने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, नहीं तो आपने नोट्स में उतारा होगा। तो ये था दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। ये आपने पढ़ लिया। जब ग्रामर के बारे में आपने जान लिया तो इसमें अलग से कुछ चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे, जैसे कि भाषा साहित्य का जो चैप्टर होता है, इसके बाद हम उसका अध्ययन करेंगे। तो भाषा साहित्य से भी ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है दोस्तों। इसके बाद भाषा साहित्य आता है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया जाता है। कभी कभी तो अधिकांश क्वेश्चन भाषा साहित्य के ही आ जाते हैं, जैसे कि रचनाकार का नाम पूछ लेगा, रचनाकार की काल अवधि पूछ सकता है, रचनाकार की कविताएं पूछ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, या कोई भाषा ही उठा के क्वेश्चन कर ली जाती है कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, या किस परिवार की अंग है। विश्व में पूछ सकता है कि हिंदी का आपका कौन सा स्थान है, या मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, या अपभ्रंश कितने होते हैं, किस क्षेत्रीय भाषा का उद्भव किस उपभाषा से हुआ है, उपभाषाएं कितनी हैं, बोलियां कितनी हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। तो भाषा साहित्य में बताया जाएगा 1 by 1 करके दोस्तों। अब जाके आपका हिंदी व्याकरण का पैटर्न समाप्त हुआ, और हमें पूर्ण विश्वास है, उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।